अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और ये आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेसन नंबर 10 है। तो इस लेसन में मैं आपके साथ अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस करूंगा। इस लेसन में आगे मूव करते हैं और मैं कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूं। अगेन आज मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज सेलेक्ट की एज यूजुअल। इस प्रोजेक्ट को मैं कोई टाइटल दे देता हूँ, ऑपरेटर्स, और फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन, इसको मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सके। तो आज हम लोग दो तरह के ऑपरेटर्स देखेंगे। जो फर्स्ट टाइप ऑपरेटर्स की देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और जो सेकंड टाइप देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो। और अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं तो इसमें आ, एक एडिशन का ऑपरेटर है और उसके बाद एक सब्ट्रैक्शन का है और उसके बाद डिवीजन है। बल्कि मैं इन्हें किसी और ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि ज्यादा रीडेबल रहे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आई मिसस्पेल्ड दैट, लेकिन कोई बात नहीं। और इसके साथ ये परसेंटेज का साइन, एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस, ये हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनमें मैं कुछ ऑपरेटर्स और ऐड कर लेता हूं। प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट। तो आज जो मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ कर रहा हूं। इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखें, जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात आती है तो आपके जेहन में फौरन से पहले अरिथमेटिक आ जाता है। आ सकता है या आ जाता है, आना भी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कंट्रोल अवेलेबल होता है और हम उस कंट्रोल की मदद से बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस है तो ये एडिशन करता है, माइनस है सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन है तो ये डिवाइड करता है दो नंबर्स को, मल्टीप्लिकेशन है ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, एंड सो ऑन। यहाँ पर आकर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंट num1, num1 इक्वल्स टू, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2। उसके बाद इंट num2 इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बल्कि मैं कुछ नंबर डिफरेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 6, 3। एंड सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप नोट करें num1 की वैल्यू 6 है क्योंकि एक वेरिएबल है, और num2 की वैल्यू 3 है। जो ये वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा पहले, और इसका जो भी रिजल्ट है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा जिसका नाम सम है। हमेशा एक चीज याद रखें, जो एग्जीक्यूशन है पहले इस पार्ट की होती है। अगर मैं इसका रिजल्ट आपको शो करता हूं तो ये रिजल्ट इस तरह से नजर आएगा, प्रिंट एफ और सम परसेंटेज डी और उसके बाद सम, मतलब जिस वेरिएबल में रिजल्ट पड़ा हुआ है उस वेरिएबल का नाम सम है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी नजर आ रहा है, मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा।
ये लाइन मैंने रिमूव कर दी। रीरन करता हूं और ये देखिए 9 आ गया। इन्हीं नंबर्स को आगे यूज करते हैं और कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। यहां पर मैंने बैकवर्ड स्लैश एन लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइन ब्रेक। मतलब ये रिजल्ट जैसे ही डिस्प्ले होगा तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा नेक्स्ट रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो, बिल्कुल इसके सामने डिस्प्ले ना हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैकवर्ड स्लैश एन को रिमूव कर देता हूं और मेरे पास लेट सपोज इस तरह से दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। मतलब ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन एक ही सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें, सम 9 और सम 9। जस्ट टू मेक इट प्रिटी, मैं यहां पर इस जगह पे बैकवर्ड स्लैश और एन की कमांड यूज कर लेता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही लाइन प्रिंट होती है लाइन ब्रेक कर जाएगी और जो नेक्स्ट लाइन है वो अगली लाइन पे जाके नजर आएगी। अब अगर इसको मैं रीरन करता हूं तो ये देखें, 9 ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया। तो इसलिए मैं बैकवर्ड स्लैश एन का यूज कर रहा था। यहां पे भी मैं बैकवर्ड स्लैश एन का यूज कर लेता हूं और क्विकली एक और एग्जांपल करता हूं आपके सामने। इंट सब, सब के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, बल्कि मुझे चाहिए कि मैं रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बना लूं और वही कॉमनली यूज होता रहेगा, रिजल्ट। और जो मैंने ऑलरेडी रिजल्ट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको अब री डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल एक ही दफा डिक्लेयर होता है। तो नीचे मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया और इसके शुरू में मैंने इंट नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ये डिक्लेयर्ड है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 माइनस num2 और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम रन करते हैं और ये देखें 9 और 3। अब नीचे वाली लाइन में 3 कैसे आया? यहाँ पर num1 की वैल्यू 6 है, num2 की वैल्यू 3 है। num1 माइनस num2 मतलब 6 में से अगर -3 करते हैं तो आंसर 3 आ जाता है और 3 इस रिजल्ट को साइन हो गया। अब जो बकाया के ऑपरेटर्स हैं अब उनको देख लेते हैं। इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, पेस्ट एंड वन मोर टाइम पेस्ट। ओके, तो यहां पर अब जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल करनी है वो एक तो डिवाइड की करनी है फिर मल्टीप्लाई की करनी है। तो इस दफा मैं इस जगह पर डिवीजन का ऑपरेटर यूज कर लेता हूं जो कि फॉरवर्ड स्लैश है और नीचे जो रिजल्ट आएगा वो डिवीजन का आएगा और जो अगली लाइन है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लीकेशन का आएगा। प्रोग्राम रन करते हैं और ये देखें, मेरे पास दो नंबर्स थे और दो नंबर्स कौन कौन से थे, बल्कि इसको मैं ज्यादा क्लियर बना देता हूं। सम ऑफ एंड इज, यहां पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं जो नंबर्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूं, num1 num2। अब यहां पे देखें कुछ आपको ज्यादा प्लेस होल्डर्स नजर आ रहे हैं इस बार, 1 2 3। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्लेस होल्डर्स ये इक्वल होने चाहिए। अब num1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगी, num2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, num और रिजल्ट की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। और यही मॉडिफिकेशंस मैं आगे भी कर देता हूं। बल्कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से लिख देता हूं। मतलब फॉर एग्जांपल,
इस जगह पर डी आएगा। अब ठीक है, अब ये ज्यादा ज्यादा रीडेबल है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, अगेन पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। और यहाँ पर जो मैं ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे ये लाइन है, यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, नीचे यहाँ पर आके सब्ट्रैक्शन का हो रहा है, तो मैं इसकी जगह पे माइनस लिख दूंगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर लिख दूंगा। उसके बाद जो लाइन नंबर 31 है, यहाँ पर भी ऑपरेटर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लाइन नंबर 34 है, यहाँ पर भी एडिशन ऑपरेटर आ रहा है, इसकी जगह मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं अगर प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये देखिए, जो मेरे पास 6 + 3 का रिजल्ट आया वो 9 आ गया। 6 - 3 का जो रिजल्ट आया वो 3 आ गया। 6 ÷ 3 का रिजल्ट 2 आ गया। उसके बाद 6 × 3 का रिजल्ट 18 आ गया। अभी ऊपर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर रिमेनिंग है, अभी उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मॉड कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6 का मॉड मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जब भी मॉड की बात आती है तो आपके ज़हन में रिमाइंडर आ जाता है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो आप कांस्टेंट वाले पार्ट को देख रहे होते हैं, सॉरी कोफिशिएंट वाले पार्ट को देख रहे होते हैं। आपका आंसर जो आता है कोफिशिएंट की शक्ल में आता है। लेकिन अगर आप किसी नंबर का मॉड कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो उसका आंसर हमेशा रिमाइंडर में आता है। जो भी रिमाइंडर बचता है वो उसका आंसर है। प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे देखिए इशू आ गया, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। बल्कि जस्ट टू सेव द टाइम मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मॉड लिख देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज क्यों नहीं काम कर रहा था, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैं क्विकली वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। आइए देखें, अगर आप 6 का मॉड कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 आता है, सॉरी 0 आता है। अगर 3 के साथ उसका मॉड कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आता है। अब कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लेस देन, ये ऑपरेटर आपने मैथ में देखा होगा। लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट, और इसे कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, बल्कि नॉट काफी है। नॉट इक्वल टू, और इसमें एक ऑपरेटर और है, वो इक्वलिटी चेक ऑपरेटर है। इक्वलिटी चेक ऑपरेटर। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज वही सेम नंबर्स हैं, इंट ए, इंट num1 equals to 7, let's suppose int num2 equals to 3।
अब इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, लेसन वाला? अगर मैं यहां पे लिखता हूं num1 लेस देन num2, इसका आंसर जब भी आएगा या तो वो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द आंसर ऑफ every relational operator will be either true or false। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर 1 को ट्रू कंसिडर करता है और 0 को फॉल्स कंसिडर करता है। अगर आप थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो 0 को फॉल्स कंसिडर किया जाता है, उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको ट्रू कंसिडर किया जाता है। कंफ्यूजन है तो आप फिर सिर्फ इसी चीज को ज़हन में रखें कि जो 1 है वो ट्रू के इक्वल है और 0 फॉल्स के इक्वल है। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ट्रू के इक्वल होता है इंस्टेड ऑफ 0, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर ट्रू के इक्वल होता है। अब यहां पर मैंने लिखा नंबर 1 इज लेस देन 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? नंबर 1 की वैल्यू देखें 7, नंबर 2 की वैल्यू देखें 3। क्या 7 3 से लेस देन है? 7 3 से छोटा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। इस पार्ट का आंसर फॉल्स आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूं, प्रिंट एफ रिजल्ट, इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं। यहां पे मैंने देखें पेरेंथेसिस यूज की हुई है। पेरेंथेसिस यूज करने का मतलब ये है कि इनको मैं कंबाइन कर दूं। इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया एज इट इज। पेस्ट कर देने के बाद अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन है, जो बेसिक स्टेप्स मैंने पहले फॉलो किए थे आप बेशक वो यूज कर लें। यहां पर मैं लिखता हूं एंड रिजल्ट। जो भी इस पार्ट का रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम काम करते हैं। मैंने यहां पे लिखा रिजल्ट और अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये देखें 0 आ गया। अब 0 का मतलब क्या है? अगर आप इस कोड को केयरफुली देखते हैं तो num1 का मतलब है 7, num2 का मतलब है 3। क्या num1 num2 से छोटा है? छोटा नहीं है, ये फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जो भी इसका आंसर आया वो रिजल्ट को साइन हो गया और जो आंसर था वो 0 था। आई होप इस पार्ट में आप कंफ्यूज नहीं है। ओके, यहां पर अब मैं ऑपरेटर चेंज कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा num1 इज ग्रेटर देन num2, यानी 7 इज ग्रेटर देन 3, जो कि ट्रू है। तो ट्रू का आंसर क्या आएगा? 1। मैंने यहाँ पे ऊपर कमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम रन करते हैं, देखें इस दफा 1 आ गया। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जब कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपके पास आंसर 0 आ रहा होता है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है आपके पास आंसर 1 आ रहा होता है। जब जीरोस और वंस की बात आती है तो उसका मतलब ये है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गए हैं। जब बाइनरी नंबर सिस्टम में आते हैं उसको आप बुलियन भी कह सकते हैं। मतलब जो आपके पास रिजल्ट आ रहा होता है उसको आप बुलियन भी कह सकते हैं। बुलियन में दो वैल्यूज आ सकती हैं, या 0 या 1। और ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास ये बुलियन में आ रहा है असल में। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था लेकिन मैंने बुलियन को डिस्कस नहीं किया था। तो ये आज मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। लेकिन आगे जो एग्जांपल्स करेंगे, कुछ और आगे लेसन्स हैं, उनमें बुलियन का इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह जो आप जिस चीज से कभी कंफ्यूज हैं आपकी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। ओके, तो अभी मैंने देखा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू के बाद मैं देख रहा हूँ लेस देन और सॉरी, यहाँ पर मैं देखा ग्रेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर को। अब जो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ वो लेस देन और इक्वल की कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप नोट करें दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक लेस देन और एक इक्वल। अब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले जो लेस देन वाला पार्ट है वो चेक होगा।
और उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल वाला, इक्वालिटी चेक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, 7 इज लेस देन 3। क्या 7 3 से छोटा होता है? 7 3 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये लेस देन वाली, जो लेस देन वाला पार्ट, ये फॉल्स हो गया। क्या 7 और 3 दोनों इक्वल है? ये वाला पार्ट भी फॉल्स हो गया। उसकी वजह से ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई और इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये देखें, 0। आई होप इस पार्ट में आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने नंबर्स की जगह पे वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो एक वेरिएबल किसी नंबर को होल्ड कर रहा है और डेटा को होल्ड करता है असल में वो, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्टिल कंफ्यूजन आ रही है, तो num1 7 के बराबर है और जो num2 है वो 3 के बराबर है। यहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन करें, क्या 7 3 से छोटा होता है? यहाँ पे सबसे पहले लेस देन ऑपरेटर को देखें, क्या 7 3 से छोटा है? नहीं, इसका मतलब है कि जो लेस देन वाला ऑपरेटर है ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद जो इक्वल का साइन है, क्या 7 और 3 दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं। इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाती है, यानी या तो लेस देन या तो इक्वल। इसका रिजल्ट फिर से आपको दिखा देता हूं, रिजल्ट देखें 0 है। अब इस एग्जांपल के कुछ डेप्थ में चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं 7 और 7। अब क्या 7 7 से छोटा है? जो लेस देन वाला पार्ट है ये फॉल्स हो गया। ओके, क्या 7 और 7 दोनों इक्वल है? यस, 7 और 7 दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो रिजल्ट 1 आ गया, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और कंडीशन ट्रू हो गई। इसका रिजल्ट 1 आ गया। ये देखिए। ओके, तो इसी तरह अब जो दूसरा वाला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब उसकी तरफ आते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी सेम वही काम हो रहा है। अब यहां पे आप देखें, क्या 7 7 से ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर देन वाला पार्ट फॉल्स हो गया। अब जो इक्वल वाला पार्ट है उसको देखते हैं, क्या 7 और 7 दोनों इक्वल है? यस, 7 इज इक्वल टू 7। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद अगर मैं वापस आता हूं और जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, अब इसको देख लेते हैं। जो नॉट वाला ऑपरेटर है इस पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको नॉट कहा जाता है। अब यहां पर मैं आता हूं और इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं। मैंने यहां पे आके लिखा 1। अब 1 का क्या मतलब है? ट्रू। ये लिखा हुआ है साइड पे, 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसके साथ नॉट लिख देता हूं, आप इसको कैसे रीड करेंगे? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ट्रू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बूलियन कीवर्ड है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले आप रीड करेंगे नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का क्या मतलब हुआ? नॉट ट्रू का मतलब ये नहीं हुआ फॉल्स। नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स है, इसका रिजल्ट फॉल्स है। अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन द फंक्शन, ट्रू। एक्चुअली मैं इसकी हेडर फाइल मिस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी और उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जो सी लैंग्वेज सीखी थी मैंने अपने ऑन पे सीखी थी। चलिए मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मसला नहीं है। मैं नॉट 1 लिखता हूँ, नॉट 1। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें 0 आ गया। 0 क्या है? फॉल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट 1, ये 1 नहीं है, और इसका आंसर क्या है? फॉल्स, ये 1 है। मतलब नॉट 1 ये गलत कह रहा है, ये 1 नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आ गया, यानी कि 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो ऑपोजिट आंसर आ जाएगा 1। ये देखिए।
या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जस्ट टू मेक थिंग सिंपल। नहीं, वो कीवर्ड है। हाँ, ये मुझे चाहिए, मैं इसकी हेडर फाइल देख लूँ। चलें, आपके सामने ब्राउज कर लेता हूँ। भूल और इसकी हेडर फाइल देख लेते हैं। हेडर फाइल ऑफ बूल इन सी, std bool, ये देखें, std bool। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको इंक्लूड भी करवा लेते हैं। इसको इंक्लूड कराने के लिए मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड फाइल का नाम std bool, दैट्स इट। अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर जीरो की जगह पे मैं फॉल्स लिखता हूँ, तो इट शुड वर्क नाउ। प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें मेरे पास आउटपुट आ गए। और अगर मैं फॉल्स रिमूव, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉल्स, ज्यादा रीडेबल हो गया, नॉट फॉल्स। अगर मैं फॉल्स को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ, और अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जीरो आ गया। जीरो क्यों? नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है असल में। मैं लिखा हुआ है नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू का जो भी रिजल्ट आता है उसका उलट। ट्रू का रिजल्ट क्या आया? वन, और नॉट उसका उलट जीरो आ गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इस पार्ट में कंफ्यूज होते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक और काम करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं 7 इज नॉट इक्वल टू 3। अब यहां पे लिखा हुआ है 7 इज नॉट इक्वल टू 3। अब यहां पे केस डिफरेंट है। ये एक सिंगल, ये असल में ऑपरेटर एक सिंगल काम कर रहा है, ये दो चीजें चेक नहीं कर रहा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो नॉट को चेक कर रहा है और उसके बाद वो इक्वल को चेक कर रहा है। नॉट इक्वल एक सिंगल चीज है, वो एक सिंगल चीज की बात कर रहा है। यानी कि 7 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 7 3 के बराबर नहीं है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 7 और 3 दोनों बराबर नहीं है। प्रोग्राम रन करता हूं, ये देखें इसका रिजल्ट 1 आ गया, क्योंकि 7 और 3 दोनों बराबर नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब अगर मैं वापस आता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं 7, मतलब दोनों नंबर सेम कर देता हूँ। यहाँ पे इस कंडीशन को अगर आप रीड करते हैं तो क्या बनता है? इसका मतलब है 7 इज नॉट इक्वल टू 7। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास जीरो आ जाएगा, जो कि फॉल्स है, क्योंकि 7 और 7 दोनों इक्वल होते हैं। चलिए क्विकली जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, अब उस पे आते हैं। डबल इक्वल का साइन, जो डबल इक्वल का साइन है इसे इक्वालिटी चेक ऑपरेटर कहते हैं। इसे इक्वालिटी के लिए चेक किया जाता है कि क्या जो लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल। मतलब इस ऑपरेटर के दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज आ रही होती हैं, जो डाटा आ रहा होता है, उसको बेसिकली चेक किया जा रहा होता है कि क्या जो वैल्यूज है उनकी वो सेम है या नहीं है। वो दोनों, वो जो भी डाटा आ रहा है वो सेम है या नहीं है, जो दोनों साइड्स पे आ रहा होता है। और अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। और 1 का मतलब होता है ट्रू। 1 क्यों आया? क्योंकि 7 और 7 दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्ट 7 आ गया, 1 आ गया, सॉरी। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की, ये चीजें आपकी समझ में आ गई। लेकिन अगर आप फिर भी किसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दो ऑपरेटर्स को मिस कर गया हूँ। एक उसमें ऑपरेटर आता है डबल पाइप का साइन, इसका मतलब होता है और, लॉजिकल और। डबल एम्परसैंड, इसका मतलब होता है लॉजिकल एंड। तो इन ऑपरेटर्स को हम लोग नेक्स्ट जब आगे कंडीशंस पे काम करेंगे, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, तो उनमें इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है।
और अगर आप किसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं, आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। फर्दर मोर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करूं आपको अपडेट्स आती रहें। और प्लीज़ 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 मुझे लाजमी फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चलता रहे अगर मैं किसी जगह पे वीक हूँ, कोई चीज़ें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं उस पार्ट को इम्प्रूव करूँ। आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।